तो मूल संविधान में कितने जज थे? इसका आंसर है 1 + 7 = 8। ये एक कौन है? यह है मुख्य न्यायाधीश। और ये 7 कौन है? अन्य न्यायाधीश। शुरू में सुप्रीम कोर्ट में 8 जज हुआ करते थे, बाद में ये धीरे धीरे बढ़ते गए और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी पहुंच गई है? 1 + 33 = 34। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल मिला के कितने हैं? 34। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितने जज थे और कितने जजों का प्रावधान था? तो 8 जजों का प्रावधान था। और वर्तमान में कितने जजों का प्रावधान है? तो 1 और 33, अब 34 जजों का प्रावधान। इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इनकी संख्या को बढ़ाता कौन है? तो इनकी संख्या कितनी होगी इस बात का निर्णय संसद लेती है, और संसद में विधेयक पास करके प्रावधान किया जाता है कि जजों की संख्या कितनी होगी। आगे जब इनकी संख्या पता कर ली, अब हम पता कर लेंगे कि इनकी योग्यता क्या होती है, कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी के पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता, तो पहला पॉइंट है इसमें कि यदि कोई जज जिसने हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम किया हो, 5 वर्ष तक, ये योग्यता जज के लिए, अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो 5 वर्ष तक उसने जज का काम किया हो। दूसरी योग्यता ये है कि कोई व्यक्ति मान लो जज नहीं हाई कोर्ट में, तो क्या होना चाहिए कि जैसे कोई वकील है या अधिवक्ता है, तो उसने हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अभ्यास किया हो, मतलब 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये 5 वर्ष एक ही हाई कोर्ट में जज रहा होना चाहिए या अलग अलग हाई कोर्ट में जज रहा होना चाहिए? तो ये अलग अलग हाई कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कुल मिला के 5 होना चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर उसके जो जज का काम है या जज के पद पर रहने का काम है वो 5 वर्ष होना चाहिए। यही अधिवक्ता के साथ है, वकील के साथ, कि 10 वर्ष जरूरी नहीं कि एक ही कोर्ट में हो, अलग अलग कोर्ट में भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के 10 वर्ष तक उसने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। तीसरी योग्यता क्या है कि राष्ट्रपति महोदय की निगाह में या राष्ट्रपति महोदय की नज़रों में वह व्यक्ति विधिवेत्ता होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगे कि वह व्यक्ति कानून का जानकार है, कानूनों को जानता है, तो राष्ट्रपति महोदय उसे क्या है, जज बना सकते हैं। चौथी योग्यता ये मानी जाती है कि वो भारत का नागरिक हो, लेकिन कैसा नागरिक हो इस बात पर संविधान मौन है। बस भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो जन्म के आधार पे हो, चाहे उसने नागरिकता किसी और आधार पर ली हो। तो ये 4 पॉइंट याद रखिए कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष किसी ने जज का काम किया हो, या वकील ऐसा हो जिसने हाई कोर्ट में या अलग अलग हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस की हो, और राष्ट्रपति की निगाह में वह विधिवेत्ता होना चाहिए या विधि को जानने वाला होना चाहिए। चौथा है भारत का नागरिक होना चाहिए, और किस प्रकार का नागरिक होना चाहिए इस पर संविधान मौन है। तो ये 4 विशेषताएं, इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो योग्यता को लेके एक क्वेश्चन बनता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो जज हैं उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए और अधिकतम कितनी आयु तक काम कर सकता है। तो न्यूनतम आयु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मतलब कितनी भी कम उम्र पर पढ़ा लिखा आदमी हो, बस योग्यताएं जो पहले बताई वो पूरी करता हो तो वो जज बन सकता है। अधिकतम आयु में यह है कि 65 वर्ष तक, ये याद रखिएगा कि 65 वर्ष तक वो जज रह सकता है, 65 वर्ष के बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इससे संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं, न्यूनतम आयु क्या होती है, अधिकतम आयु क्या होती है, तो इसका भी ध्यान रखें। आगे अब हम 2 फैक्चुअल चीज़ें हैं, देख लीजिए कि वो कभी पूछ सकता है कि कौन से जज साहब थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, सबसे लंबे समय तक। तो इनका नाम है यशवंत विष्णु चंद्र चूड़, और सबसे कम समय तक कौन जज रहे, इनका नाम है कमल नारायण सिंह। तो टाइम नहीं पूछेगा, ये कुछ 17 दिन तक चीफ जस्टिस रहे। और ये सब 17 दिन तक चीफ जस्टिस रहे। और यशवंत विष्णु, इनका समय था लगभग 2900 या 2696 दिन तक ये चीफ जस्टिस रहे। तो सबसे ज़्यादा समय तक चीफ जस्टिस कौन रहा, CJI भी बोलते हैं इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस बात को भी ध्यान रखें। तो मैं बीच बीच में CJI बोल देता हूँ। तो सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले वो थे और सबसे कम समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले ये व्यक्ति थे। अब हम देख लेते हैं कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है। गठन का प्रावधान हमने आपको बता दिया। आगे हम आर्टिकल के एक एक आर्टिकल को आपको समझाएंगे। ये आर्टिकल 24 था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। और गठन कैसे होता है, गठन होता है उनके जजों को नियुक्त करके। जितने जज होंगे उन सब जजों को मिला के सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ना कि कोई बिल्डिंग है उसको आप सुप्रीम कोर्ट कहने लगें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सभी जज जितने भी उसमें हैं। नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था है, कोलेजियम प्रणाली। जैसे हर जगह नियुक्ति की एक व्यवस्था होती है, आप लोग जब भर्ती होते हो या आप लोग कोई परीक्षा देते हो तो उसकी एक व्यवस्था होती है। जैसे पुलिस में भर्ती होना है या कहीं दूसरी जगह भर्ती होना है तो उनकी व्यवस्था होती है। तो जज लोगों को भी भर्ती करने की, ट्रांसफ़र करने की भी एक व्यवस्था होती है। तो ये क्या है, मान लो कोई पूछे कोलेजियम क्या है, तो ये एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है या एक व्यवस्था है जिसके द्वारा जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसमें 2 काम नियत होते हैं इस प्रक्रिया में। एक तो नियुक्ति कि किसकी नियुक्ति होनी है, और इनको एक न्यायालय से, मान लो ये एक हाई कोर्ट है, ये दूसरा हाई कोर्ट है, या इनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो स्थानांतरण बोलते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ लाना है या यहाँ से यहाँ लाना है, तो ये पूरी प्रक्रिया स्थानांतरण की या ट्रांसफ़र की इनके द्वारा की जाए। तो इसको डायग्राम से समझें। तो ये जो प्रक्रिया है कोलेजियम प्रणाली, ये हाई कोर्ट पर भी लागू होती है और सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है। मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट का कोई जज है, उसको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करना है या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए भी हम इसी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं जो कोलेजियम प्रणाली है। ये क्या होती है और कैसे काम करती है और इसमें कौन कौन होता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसमें कौन कौन होता है। देखो, मैं हमेशा पढ़ाते समय ये बोलता हूँ कि
आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उन शब्दों को आधार बना के पढ़ें जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, अगर उन प्रश्नवाचक शब्द आप अपने टॉपिक में अप्लाई करके देख लेते हैं और वहाँ से आंसर मिल जाता है तो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, वहीं से क्वेश्चन बनाएगा। तो जैसे क्या, इस एक क्या का आंसर मिल गया, यहाँ पे क्या होती है, तो आपने बता दिया कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें नियुक्ति और ट्रांसफ़र की व्यवस्था को देखा जाता है। दूसरा कौन कौन होता है इसमें, तो CJI जो मैंने बोला था मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं अभी CJI ही लिखूँगा। CJI मतलब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 अन्य जज। तो कुल मिला के 5 लोग हो गए। ये लोग निर्धारित करते हैं कि किसको जज बनाना है, कहाँ बनाना है, कैसे नियुक्ति देनी है, कैसे ट्रांसफ़र देना है। जैसे आप एक एग्जांपल मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कोई जज है, उसको मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करना है, तो उसका निर्णय कौन लेगा, यही 5 लोग मिलकर लेते हैं। इन्हीं 5 लोगों को ही कॉलेजियम कहा जाता है। सारा काम यही देखते हैं उसका। तो मान लीजिए इन 5 लोगों ने निर्णय ले लिया कि उत्तर प्रदेश के किसी जज को मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करना है, या उत्तर प्रदेश के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करना है, तो उसका निर्णय ये लेंगे। तो इसमें 4 ये अन्य जज होते हैं जो वरिष्ठ होंगे, वही होंगे, और ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये 5 लोग मान लीजिए यहाँ बैठ गए एक कमरे में और इन्होंने निर्णय लिया कि किसको एक जज बनाना है। मान लो ये X व्यक्ति हैं, इनको जज बनाना है हाई कोर्ट में और दूसरी जगह भेजना है। अब क्या होगा, इन्होंने एक निर्णय लिया, इस निर्णय को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, वो टेक्निकल शब्द जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने निर्णय लिया कि इस X जज को बनाना है और निर्णय को किसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति महोदय के पास। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जजों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। अब राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया इन्होंने इस X की प्रस्ताव को एक लिख के पेपर में कि इनको जज बनाना है। अब राष्ट्रपति महोदय इनको क्या है, जज बना देंगे या स्थानांतरित कर देंगे, ठीक है। इनकी नियुक्ति कर देंगे, अगर नियुक्ति की सिफारिश की गई है तो नियुक्ति कर देंगे, या स्थानांतरण की सिफारिश की गई है तो स्थानांतरण कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक अनिवार्य शर्त ये है, इसको देखो कि इनके द्वारा लिया गया निर्णय क्या राष्ट्रपति महोदय मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। कि इन्होंने कहा X व्यक्ति को जज बनाइए, राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि नहीं, ये तो विधिवेत्ता नहीं है, मेरी नज़र में अच्छा आदमी नहीं है, तो मैं इसको जज नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या इस कॉलेजियम व्यवस्था की या इस प्रणाली की बात मानना अनिवार्य है या नहीं है। तो इनकी बात मानना अनिवार्य है, राष्ट्रपति महोदय मना नहीं कर सकते, तो ये अनिवार्य है, इनकी सलाह मानना अनिवार्य है। मतलब इस व्यक्ति को अगर कॉलेजियम ने हाँ कर दी और इन्होंने लिख के दे दिया कि राष्ट्रपति महोदय इनको जज नियुक्त करो, तो 100% इनको जज नियुक्त करना ही पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते। तो ये अनिवार्य शब्द याद रखें। पहले अनिवार्य नहीं था मूल संविधान में, लेकिन बाद में कई इसमें केस आए और उसमें विवाद चला, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था में अब वर्तमान में अनिवार्य है, जो आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात है, मान लो ये 5 लोग हैं, हो सकता है इन 5 लोगों को इस X व्यक्ति पे भरोसा ना हो, या इस X व्यक्ति की कोई कमी इन 2 लोगों को पता हो, बाकी लोगों को ना पता हो। तो क्या इस व्यक्ति को ये 5 में से कोई लोग रोक सकते हैं जज बनने से? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, रोक सकते हैं। कैसे? यदि कोई भी 2 जज, इसमें से कोई भी 2, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी, कॉलेजियम प्रणाली के कोई भी 2 जज मिलकर इस पे क्या कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, मतलब इस निर्णय को रोक सकते हैं। कोई भी 2, 5 में से कोई 2 लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे नहीं इस व्यक्ति को अब जज नहीं बनाना है, तो उसके निर्णय को क्या है, रोका जा सकता है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली हो गई। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई ये व्यवस्था क्या है, तो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा नियुक्ति और ट्रांसफ़र किया जाता है हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी जाए। दूसरा, इसमें कौन कौन होता है, इसमें CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 अन्य जज होते हैं। ये 5 लोग मिलकर निर्णय लेते हैं कि किस व्यक्ति को जज बनाना है या किसको स्थानांतरित करना है और कहाँ स्थानांतरित करना है। फिर ये राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश देते हैं और राष्ट्रपति महोदय अनिवार्य रूप से इस सिफारिश को मानते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। हालांकि ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी है तो है, फिर व्यवस्था उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये अनिवार्य शब्द के लिए एक और शब्द भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिए कि अनिवार्य की जगह पे अगर कहीं क्वेश्चन में आपको शब्दों का बहुत खेल होता है पॉलिटी में, तो आपको कोई नया शब्द अगर यहाँ पे मिल जाए तो बाध्यकारी भी हो सकता है कि ये जो निर्णय मानना है कॉलेजियम का, ये बाध्यकारी है नहीं, तो ये निर्णय मानना राष्ट्रपति महोदय के लिए बाध्यकारी है। देखिए, क्वेश्चन हल करने के लिए आपको पूरी रामायण याद करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपको वो टेक्निकल शब्द पता होने चाहिए
जो क्वेश्चन में रख के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, अगर वो टेक्निकल शब्द की आपको सही से समझ है तो आप क्वेश्चन हल कर ले जाओगे, और नहीं समझ है तो फिर क्वेश्चन नहीं हल कर पाओगे कितना भी पढ़ लो। तो ठीक है, अब हमने नियुक्ति करवा दी, नियुक्ति करवाने की प्रक्रिया बता दी आप लोगों को। अब रिमूवल बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है या उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। अगर वो कोई गलती करें तो उन्हें कैसे हटा सकते हैं, और हटाएगा कौन, क्या सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है या राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं या फिर संसद हटा सकती है। तो देखते हैं पूरी प्रक्रिया, फिर आप इसको निर्णय लीजिए कि इसमें कौन हटा सकता है कौन नहीं हटा सकता है, और किन किन का इसमें सहभागिता होती है, कौन कौन इसमें भाग लेता है इनकी रिमूवल प्रक्रिया में। तो ये तो हो गई भर्ती। अब भर्ती के बाद रिमूवल भी करवा लो या इनको हटाने की प्रक्रिया भी देख लो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को हटाने की प्रक्रिया मतलब जजों को हटाने की प्रक्रिया। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है, एएससी मतलब हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो सकता है। जब नियुक्ति कोलेजियम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों की करती है तो हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे लागू होगी। तो ठीक है, देख लेते हैं। हटाने की प्रक्रिया में जो भाग लेता है वो संसद मेन है। संसद क्या होती है थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए हमारी संसद, ऐसे डायग्राम से मैं समझाता हूँ। तो जो ऊपर का सदन होता है उसे राज्यसभा बोलते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और नीचे का सदन होता है उसे लोकसभा बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को इन दोनों सदनों में शुरू किया जा सकता है। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जजों को हटाने के, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को किस सदन में शुरू किया जा सकता है। तो भाई लोकसभा में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, किसी भी सदन में। पहले इसमें शुरू कर लोगे तो बाद में इसमें चला जाएगा विधेयक, और इसमें शुरू कर लोगे तो इसमें, इस प्रक्रिया में दोनों बार। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे अगर लोकसभा में शुरू होगी प्रक्रिया, मान लो प्रक्रिया लोकसभा में शुरू होती है, यहाँ पे एक छोटा बिंदु और रख लो और यहाँ पे लिख लो राष्ट्रपति महोदय, क्योंकि संसद का भाग वो भी है। तो 3 पार्ट मिलके हमारी पूरी संसद बनती है, इस संरचना को संसद कहते हैं। अगर लोकसभा में प्रक्रिया शुरू होगी तो 100 जो वहाँ के सांसद हैं, 100 सांसद प्रस्ताव लाएंगे कि भाई इन जज साहब के को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहता हूँ। ये 100 सांसद मिलके क्या लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे। अगर राज्यसभा में शुरू होगी तो 50 चाहिए, 50 सांसद मिलके प्रस्ताव लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कितने सांसद प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर राज्यसभा में शुरू होगी तो 50 सांसद प्रस्ताव लाएंगे, और ये तो प्रस्ताव फिर कैसे शुरू होता है, यहाँ से जो प्रस्ताव बन के आएगा, मान लो लोकसभा में शुरू करवा लेते हैं हम समझने के लिए। तो लोकसभा से यहाँ आ गया प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव पे क्या होगा, आपको पता है कि लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होते हैं, वो इस प्रस्ताव को देखेंगे कि सही है या गलत है। लोकसभा स्पीकर मना भी कर सकते हैं कि ठीक है लाए, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है या राजनीति से प्रेरित है मुद्दा, तो वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई प्रस्ताव तो सही लग रहा है तुम्हारा, मैंने स्वीकार कर लिया। ये लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनको लगा कि नहीं प्रस्ताव तो ठीक है यार, फिर इसको स्वीकार कर लेते हैं, और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब इस पे क्या होगा, जब ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, मान लो इनको लोकसभा अध्यक्ष को इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये टेक्निकल चीज़ें हैं कि भाई कैसे जज साहब का हटाया जाए, नहीं तो वो एक कमेटी भी बना सकते हैं। तो यहाँ भी होता है कि लोकसभा अध्यक्ष क्या चाहें कि पहले एक कमेटी बना लें जिसमें कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे जो इस न्यायिक व्यवस्था को जानते हों या संविधान को अच्छे से जानते हों। तो फिर वो बाद में लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट दे दें कि नहीं सही है, इनके खिलाफ आप मतलब रिपोर्ट दे दें, ये कमेटी रिपोर्ट दे सकती है
ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। फिर इन्होंने रिपोर्ट दे दी लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद ये सदन में कार्रवाई चलेगी, और सदन में कार्रवाई चलेगी फिर क्या बनेगा, 3 मेंबर्स का पैनल बनेगा। ठीक है, तो इसको चलो मैं यहीं पे पैनल बनाता हूँ। पैनल में कितने सदस्य होंगे, 3, ये ध्यान रखना। कौन कौन से होंगे, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, या मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस के ही खिलाफ रिमूवल आया तो अन्य जज होंगे, और अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं अन्य जजों के खिलाफ है तो माना जाता है कि चीफ जस्टिस को यहाँ लाओ। तो पहले को एक होंगे कौन, सुप्रीम कोर्ट के, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, तो एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, और इसमें चीफ जस्टिस भी हो सकते, इनको बुला लिया। एक हाई कोर्ट के जज को बुला लिया कि चलो भाई ठीक है आप देखो आके, हाई कोर्ट के जज। एक विधि व्यक्ति, मतलब ऐसा विधि विशेषज्ञ जो विधि के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, विधि वेत्ता या विधि विशेषज्ञ बोलते हैं इसे, तो उस व्यक्ति को बुला लिया। तो ये 3 लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में जो न्यायाधीश महोदय पर आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तब इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया जाएगा, अगर सही नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष यहीं पर भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट बनेगी, विधिवेत्ता के साथ देखेंगे। फिर रिपोर्ट और प्रस्ताव, मतलब ये वाला प्रस्ताव और ये वाली रिपोर्ट, जो ये पैनल रिपोर्ट देगा, यहाँ से मान लो इन तीनों लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट ध्यान से समझिए इसे, ये रिपोर्ट और ये प्रस्ताव एक जगह पे अटैच कर लिए जाएंगे, पंच कर दिए जाएंगे कि भाई देखो ये प्रस्ताव जो 100 लोग मिलके लाए थे, अब ये रिपोर्ट 3 लोगों के पैनल ने दी है। पैनल में पूछ सकते हैं कि कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, और विधिवेत्ता होते हैं, ये 3 लोग होते हैं। ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब इस रिपोर्ट को कहाँ जाना है, संसद के पटल पर। ठीक है, तो इतना मिटा दें। ठीक है, तो हमने एक्सपर्ट पैनल से यहाँ पे एक रिपोर्ट बनवा ली लोकसभा अध्यक्ष ने, और वो रिपोर्ट, अब मान ली अगले की प्रक्रिया क्या होगी, ये रिपोर्ट होगी और प्लस जो पहले का प्रस्ताव होगा इसको सदन के पटल पे रखा जाएगा और इस पे कराई जाएगी वोटिंग। ठीक है, इसमें क्या देखा जाएगा, वोटिंग अब कराई जानी है। वोटिंग से पहले, मतलब इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी, तो वोटिंग से पहले क्या है, जज महोदय को या जज साहब को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि भाई आप अपनी बात रखिए आके कोर्ट सदन में कि आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं या सही है। मतलब सही तो वो नहीं बोलेंगे जिस पे लगे हैं, लेकिन गलत हैं क्या है, तो वो उस पर क्या है, वोटिंग से पहले। तो जज साहब आएंगे वोटिंग से पहले और कहेंगे कि भाई हम पर ही अपना पक्ष रखेंगे कि भाई हम पर ये आरोप लगाए गलत हैं, क्यों गलत हैं उसके कारण बताएंगे। अगर लोगों को सही लगेगा तो वोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगी, वोटिंग। अब इन्होंने अपना पक्ष रख लिया, अगले नंबर पर होगी वोटिंग, और वोटिंग होगी तो इसमें कौन सा बहुमत लगेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जज साहब को हटाने के लिए, जज साहब को हल्की फुल्की चीज़ नहीं है भाई, विशेष बहुमत लगेगा, याद रखिएगा, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत की 2 कंडीशन होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो सदन के आधे से ज़्यादा सदस्य, मतलब सदन में अगर 500 सदस्य हैं तो 250 सदस्य हाँ करने चाहिए कि नहीं, हटाओ। दूसरा, वोटिंग करते समय जितने लोग मौजूद हैं उनको बोलते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब वोटिंग करते समय जितने लोग मौजूद हैं उनका 2/3। तो 2 शर्तें लागू होती हैं तब बनता है विशेष बहुमत। तो ये आगे पढ़ने की चीज़ है, लेकिन अभी मैंने समझा दिया आपको कि विशेष बहुमत, इस विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाएगा। अभी ये पहले सदन की बात है, ये किस कौन से सदन की बात है, लोकसभा में। अभी हमने प्रस्ताव शुरू करवाया था तो लोकसभा में ये सब प्रक्रिया हो गई। अब मान लो लोकसभा में विशेष बहुमत से ये क्या हो गया, इनका प्रस्ताव रिपोर्ट पास हो गया, तो अब क्या होगा, अब दूसरे सदन में जाएगा, मतलब यहाँ से चीज़ कहाँ चली जाएगी, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाएगी, वहाँ क्या होगा, चलो ठीक है मिटा के ही समझा देते हैं। ठीक है, अभी
नीचे वाले सदन से ऊपर वाले में पहुंच गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी भाई जज साहब को मौका दिया जाएगा कि भाई अपना पक्ष रखो और बताओ क्या बात है क्या बात नहीं है। और फिर यहाँ पर भी दूसरे सदन में भी मतलब कोई भी हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, उसमें भी क्या होगा, वोटिंग होगी। और वोटिंग में कितना बहुमत चाहिए होगा, विशेष बहुमत। मतलब सदन के आधे से ज़्यादा सदस्यों की संख्या ये कह दे कि इनको हटाना है और यस कर दे। और दूसरा शर्त क्या है कि 2/3 लोग जो प्रेजेंट एंड वोटिंग के, या जो लोग वहाँ बैठे हैं उस समय मतदान करने के लिए, उनके 2/3 लोग हाँ कर दें और दोनों शर्तें पूरी हो जाए तो विशेष बहुमत से ये पास हो जाएगा। तो मान लो इस सदन में भी ये पास हो गया, कहीं पर भी फेल भी हो सकता है। अगर वहाँ फेल हो जाएगा तो वहाँ प्रक्रिया बंद हो जाएगी, यहाँ फेल हो जाएगा तो यहीं प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन मान लो यहाँ भी पास हो गया, अब पास होके ये कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उनके पास ये पहुंच गया विधेयक, बाद में राष्ट्रपति महोदय इस पे साइन मारेंगे और अधिसूचना जारी कर देंगे कि फला फला जज को या इन जज साहब को इससे हटाना है। तो बस ये हो गया रिमूवल से संबंधित 2-1। बाकी तो सभी प्रश्न आपने देख ही लिए कि भाई लोकसभा में शुरू होगा, कितने सांसद प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव लाने के बाद फिर क्या होगा, प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष उसको देखेंगे या नहीं उनको समझ में आता है तो लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेंगे, पूछेंगे कि भाई ये सही है गलत। अगर मान लो उन्होंने कह दिया सही है, जब सही है तो कहाँ जाएगा, फिर सदन में पैनल बनेगा और पैनल में कितने लोग शामिल होंगे, 3 लोग शामिल होंगे। 3 लोगों में कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, एक विधिवेत्ता होंगे जो विधि के विशेषज्ञ। 3 लोग मिलकर उसकी जांच करेंगे। अगर वो जांच सही पाई जाती है तो एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को किसके साथ, उस प्रस्ताव के साथ अटैच कर दिया जाएगा, संसद की पटल पे रखा जाएगा। जब संसद के पटल पे रखा जाएगा उस समय वहाँ वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए कितना बहुमत चाहिए होगा, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत से पास होने के बाद फिर वो कहाँ चले जाएगा, दूसरे सदन में। और दूसरे सदन में वहाँ भी विशेष बहुमत की जरूरत होगी और वो वहाँ भी पास हो जाता है तो बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और राष्ट्रपति महोदय क्या कहेंगे, उस पर मोहर लगा देंगे और उसको अधिसूचना जारी कर देंगे और वो जज साहब बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये थी इनकी कहानी और समझ में आ गई होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 4-5 टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए, कई निर्णयों में बाद में पता किया गया कि ये रिमूवल में क्या क्या होना चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या जो सत्र चलता है, जैसे हमारे यहाँ सत्र चलता है, तो यह जज साहब के रिमूवल की प्रक्रिया एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए, ये नियम है। मतलब ये जो प्रक्रिया है वो एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए, एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सत्र खत्म हो गया तो अगले सत्र में इस पर विचार कर लेंगे, नहीं, एक ही सत्र में। मतलब ये शब्द याद रखिए, एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि यदि लोकसभा भंग हो जाए, मान लो इसमें प्रस्ताव आया, विधेयक पास हुआ, ठीक है, और विशेष बहुमत से पास हुआ और इधर चला गया या यहीं पे है, तो अगर यहाँ विधेयक भंग हो जाए, मतलब लोकसभा भंग हो गई, मतलब दूसरी लोकसभा का चुनाव होना है, तो क्या ये विधेयक खत्म, तो क्या ये प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। मतलब लोकसभा के भंग होने पर भी ये प्रस्ताव खत्म नहीं होगा। मतलब दूसरी आएगी तो वो बात करें, होने पर प्रस्ताव खत्म नहीं होगा या ये प्रक्रिया खत्म नहीं होगी, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एक ही सत्र में ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। हाँ, अगर लोकसभा भंग हो जाएगी तब कोई बात नहीं, दूसरा सत्र आ जाएगा तब चल जाएगी, लेकिन ये प्रक्रिया खत्म नहीं होगी भंग होने से। बाकी विधेयक खत्म हो जाते हैं, मैं पढ़ाया था एक बार। तो अभी हम कुछ आर्टिकल देख लेते हैं जिनका प्रावधान है। तो ये रिमूवल हो गया जज साहब का। हाँ, रिमूवल के आधार क्या क्या हो सकते हैं, ये बात छूट गई थी, तो उस पर भी थोड़ा देख लें कि जज साहब को हटाने क्या ऐसे ही हटा दिया जाएगा या कोई आधार होता है। तो संविधान में क्या दिया गया है, तो उस आधार को देख लीजिए कि कैसे हटाया जाएगा और किन आधारों पर हटाया जाएगा। तो 3 शब्द हैं जिनको आप याद रखोगे कि किस आधार पर, ये भी एक क्वेश्चन देखो फिर आ गया, किस
आधार पर, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है और इस शब्द के आधार पर आप एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जामिनर यहाँ पे नया क्वेश्चन बना सकता है। तो किस आधार पर? तो एक शब्द होता है दुराचार, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, दुराचार। एक शब्द होता है असमर्थता, मतलब असमर्थता, मतलब इस असमर्थता शब्द का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति काम करने में समर्थ नहीं है, फिजिकली रूप से मान लीजिए कोई समर्थ नहीं है या मेंटली रूप से भी वो समर्थ नहीं है। तो असमर्थता दो प्रकार की हो सकती है, एक मानसिक हो सकती है और एक भौतिक या शारीरिक हो सकती है। शारीरिक लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं। तो ये दो तरीके की अगर असमर्थता है तो ये एक आधार हो सकता है, दुराचार मतलब किसी से दुराचार। या एक शब्द और प्रयोग किया जाता है साबित कदाचार, कदाचार, ये भी शब्द एक है। ये तीन शब्द याद रखो। तो दुराचार और साबित कदाचार लगभग एक ही जैसे शब्द है, लेकिन इसको संविधान में दिया हुआ। तो इन तीन असमर्थताओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कभी चीफ जस्टिस ना हो, मान लीजिए वो छुट्टी पे चले गए या मतलब कोई आकस्मिक निधन वगैरह या कुछ भी हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली होगा तो कैसे भरा जाएगा? या फिर अन्य कोई जज की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट में पूरे जज नहीं हैं, तो उनके लिए हम 3 आर्टिकल के तहत देखेंगे। पहला 126 ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। तो 126, 127, यहाँ से वनडे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आर्टिकल में क्या प्रावधान है ये पूछ सकता है। तो अगर वो मेन चीफ जस्टिस साहब नहीं है, मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उसको जो दूसरा लाया जाएगा उसको बोलेंगे कार्यकारी। कार्यकारी का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे के जगह पे कार्य करते हो तो आपको कार्यकारी बोला जाएगा। मान लो स्कूल में प्रधानाचार्य महोदय नहीं है तो उनकी जगह पे दूसरे प्रधानाचार्य महोदय आएंगे थोड़े दिन के लिए काम करने के लिए, वो कैसे होंगे? कार्यकारी प्रधानाचार्य। तो ये जो कार्यकारी जज होंगे, जो कार्यकारी चीफ जस्टिस होंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक कार्यकारी शब्द याद रखिए। इसकी नियुक्ति, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 126 में क्या प्रावधान है। 126, 127, 128, 129 ऐसे मिला के दे दे और सामने लिख देगा, फिर आपको मिलाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा क्या प्रावधान है। तो जो कार्यकारी जज होते हैं CJI ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? एक क्वेश्चन ये है कि भाई नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, हैं? तो इनकी नियुक्ति नीचे निशान लगा लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय किसकी नियुक्ति करते हैं? ये क्वेश्चन ये बन सकता है। पहला तो कौन करता है, यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन बना सकता है। फिर किसकी नियुक्ति हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर होगा, मतलब हमारा ASC बोले तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा, जो वरिष्ठ जज होगा, उसको उठा के चीफ जस्टिस के राष्ट्रपति महोदय क्या कहेंगे? ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन जाइए, जब तक मुख्य न्यायाधीश साहब नहीं आते हैं, उनका दोबारा उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक आप यहाँ काम करिए। अगला एक शब्द होता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, तदर्थ न्यायाधीश। क्या होता है तदर्थ? तदर्थ को वैसे हल्के, मतलब ऐसे अगर समझने के लिए एक अस्थाई शब्द कह सकते हो कि तदर्थ न्यायाधीश। जैसे एक कमेटी है, उसमें 5 लोग रोज काम करते हैं, लेकिन उन 5 लोगों की जगह पर एक व्यक्ति चला गया, अब व्यक्ति बचे 4। तो जो नया व्यक्ति है उसको कुछ समय के लिए लाओगे तो उसको क्या बोलोगे? तदर्थ। मतलब जब वो आ जाएगा तो वो चले जाएंगे, नहीं तो वो काम करेगा किसी की जगह पे। तो ये तदर्थ न्यायाधीश का होता है। ये चीफ जस्टिस नहीं, ये न्यायाधीश है। मैंने यहाँ न्यायाधीश लिखा, तदर्थ न्यायाधीश। यहाँ मैंने लिखा कार्यकारी CJI ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ चीफ जस्टिस है, ये तदर्थ न्यायाधीश। मान लो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि जज की कमी पड़ गई अस्थायी रूप से, तो कोई जज बुला लिया, या मतलब 2-4 जज छुट्टी पे चले गए, बाकी काम रुका पड़ा है, तो नए जज को बुलाना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट से जज को बुला सकते हो। कहाँ से बुला सकते हो? हाई कोर्ट से। तो ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ से की जाएगी? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से जज को बुलाया जाएगा। किस जज को बुलाया जाएगा? वह जज
जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली हो। और काम करने के लिए 4 योग्यताएं बताई मैंने। 5 साल तक उन्होंने हाई कोर्ट में काम किया। मान लो कोई जज साहब है, उन्होंने 5 साल तक हाई कोर्ट में काम किया या 5 साल तक वहाँ न्याय का काम किया, तो इसका मतलब क्या होता है, वो तदर्थ न्यायाधीश बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के कोई जज साहब हैं जिनके पास योग्यता है यहाँ पर भर्ती होने की, तो उनको बुला लिया जाएगा। लेकिन इनको बुलाएगा कौन, इनको कौन बुलाएगा भाई, इनको बुलाएंगे CJI ऑफ इंडिया। CJI बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाएंगे कि अपनी मर्जी से बुला लेंगे, नहीं, ये राष्ट्रपति महोदय से क्या करेंगे, अनुमोदन प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति महोदय से पूछेंगे कि सर जी यहाँ पे लोगों की जगह कम है तो क्या करें, बुला ले किसी को, तो वो कहेंगे ठीक है बुला लो। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, बुला लो भाई। राष्ट्रपति महोदय ने CJI से कहा, इन्होंने कहा सर जी क्या करें, एक जज साहब की कमी है, बुला लेता हूँ मैं थोड़े दिनों के लिए। तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा ठीक है, हाँ बुलाओ बुलाओ, काम चालू होना चाहिए, बुला लो। तो इन्होंने बुला लिया। अब CJI ऑफ इंडिया, इन्होंने राष्ट्रपति महोदय से पूछा कि जज साहब की कमी है, बुला ले। इन्होंने कहा ठीक है बुला लो। अब राष्ट्रपति महोदय, तो यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो CJI करता है। लेकिन किसकी अनुमति या किसके अनुमोदन से करता है, अनुमोदन बोलते हैं इसको, किसके अनुमोदन से करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं करता, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि CJI ऑफ इंडिया है भाई। जब कॉलेज का प्रिंसिपल है तो उसमें और दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे ठीक है, ये इनसे पूछना जरूरी है, लेकिन ये कहेंगे ठीक है बुला लो, तो ये इसको बुला लेंगे। दूसरा होता है एक रिटायर्ड, 28 में प्रावधान है रिटायर्ड न्यायाधीश। ये क्या होता है, मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये बात समझ में आ गई सभी के। चलो इतना थोड़ा रफ कर देते हैं। अब देखो रिटायर्ड न्यायाधीश क्या होते हैं, मान लो कोई न्यायाधीश रिटायर्ड होकर चले गए घर, लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर भाई बुलाना पड़ेगा। या तदर्थ न्यायाधीश की भी कभी पूर्ति नहीं हो पा रही है, काम नहीं चल पा रहा, तो रिटायर्ड न्यायाधीश बैठे थे तो वहाँ अपने आराम से घर पे, तो CJI ऑफ इंडिया बोले कि भाई साहब ऐसा है, थोड़े दिन के लिए हमारा काम कर दो, सुप्रीम कोर्ट में बहुत काम पेंडिंग कर पड़ा हुआ है। तो ये रिटायर्ड न्यायाधीश CJI बोले ठीक है। तो ये कहाँ के हो सकते हैं, रिटायर्ड न्याय कहाँ का रिटायर हो सकता है, हाई कोर्ट का भी रिटायर हो सकता है, बस उसमें योग्यता होनी चाहिए भाई, 5 साल हाई कोर्ट में काम किया हो उसने, ठीक है, तो 5 साल काम किया। या सुप्रीम कोर्ट से ही रिटायर हो गए, मान लो कोई न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हो गए, अपने घर पे बैठे आराम से मस्ती मार रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, अब मज़ा ले रहे हैं रिटायरमेंट का। लेकिन तब तक CJI बोले नहीं भाई यार थोड़ा काम है, इधर करवा दो ना। बोले ठीक है बुलाओ। तो यहाँ गए इनके पास, रिटायर्ड जज साहब के पास CJI गए, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए कि भाई ठीक है हमारा काम करो। इन्होंने कहा राष्ट्रपति महोदय से यहाँ भी पूछना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। CJI ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति महोदय से कहा कि राष्ट्रपति महोदय ये एक्स जज साहब है, इनको ले आए क्या, भर्ती कर ले। बोले ठीक है कर लो। इन्होंने अनुमोदन दे दिया। अब राष्ट्रपति महोदय क्या है, इन्होंने पूछा अनुमति, राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति मांगी किस, रिटायर्ड जज साहब से। राष्ट्रपति ने भी पूछ लिया कि ठीक है भाई मैं भी बात करके देखता हूँ रिटायर्ड जज साहब से कि भाई आप काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो तुमको क्या लगता है कि रिटायर्ड जज साहब बोल देंगे कि नहीं अब मैं नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट, यार बहुत थक गए यार, इतना काम धाम किए, अब क्या करते ही रहेंगे। तो क्या ये मना कर सकते हैं, तो यहाँ पे है मना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की बात को मना करने की हैसियत नहीं होती है, मतलब राष्ट्रपति की बात उस रिटायर्ड जज को माननी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में आके काम करना ही पड़ेगा। तो ये रिटायर्ड जज का प्रावधान। इसके वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति महोदय ही तय करेंगे। और ये जब काम करेंगे तदर्थ न्यायाधीश, तो ये सेम इनके वेतन भत्ते किसके समान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। जितना वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है उतना ही वेतन भत्ता तदर्थ न्यायाधीश को दिया जाएगा, भले ही वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, लेकिन उसके पास योग्यता तो है काम करने। लेकिन इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे। बोले यार पहले ही इतनी तनख्वाह ले रहे हो, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी ले रहे हो, ऐसा है थोड़ा कम पैसे में काम कर दो हमारा, तो ये मना नहीं करेंगे क्योंकि इनके वेतन भत्ते कौन तय करता है ना, राष्ट्रपति महोदय। तो ये हो गया इनका, ठीक है। ये 3 आर्टिकल याद रखिए आप, एक तो 126
कार्यकारी न्यायाधीश, भाई वन डे एग्जाम वाले इतने सही काम चला सकते हैं, केवल कार्यकारी न्यायाधीश याद करके। तदर्थ न्यायाधीश 127 में, और रिटायर्ड जज की नियुक्ति दोबारा उसी कोर्ट में या कहीं भी, तो कौन है, समझ गए, वो तो समझदार। ठीक है, अब हम आगे आर्टिकल पढ़ते हैं। 129, 130 और 131, 3 आर्टिकल को एक साथ निपटा लेते हैं, 3 निपटाते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है तो 3 ही निपट पाएंगे इसमें। सोचो इतना बड़ा बोर्ड हो कि पूरे बोर्ड पे लिख के सब समझा दो एक बार में, उसके बाद मिटाना ना पड़े। अभी ये ठीक है भाई, एक आर्टिकल होता है 129, 129 सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। एक आर्टिकल है 130, ये भी, और एक आर्टिकल है 131। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें क्या क्या प्रावधान है इनको हम डिटेल से समझेंगे। तो पहले हम उठाते हैं 129 को। तो 129 में क्या प्रावधान है? 129 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट है वो ना अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय। अब देख लीजिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट एक, तब तक के लिए इनको रफ कर देते हैं, नहीं तो तुम 29 का 30 और 30 का 29 हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, बस इसी शब्द को समझ लीजिए, काम खत्म हो जाए। अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब, इस शब्द का क्या मतलब? इसकी दो शर्तें होती। कोई भी न्यायालय अगर अभिलेख न्यायालय है तो दो शर्तें होती हैं। उसके जो निर्णय होते हैं, जो वो निर्णय देता है, क्या देता है? निर्णय देता है। तो इस निर्णय को कहाँ रखा जाता है? अभिलेख के रूप में, मतलब संभाल के रखा जाएगा। इसको संभाल के रखा जाए, उसके निर्णय को अभिलेख के रूप में संभाल के रखा जाएगा। और केवल संभाल के ही नहीं रखा जाएगा, ये जो निर्णय देगा वो निर्णय नीचे वाले कोर्ट पे भी लागू होंगे, मतलब वो उन निर्णय को फॉलो करेगा। तो पहली बात, इसके निर्णय को अभिलेख के रूप में संभाल के रखा जाता है। दूसरी शर्त ये होती है कि अपनी अवमानना के लिए, मतलब इनकी किसी ने अवमानना कर दी, अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी ने अवमानना कर दी, अभी की थी, एक व्यक्ति पर 1 रुपये का जुर्माना लगा था, याद करो, न्यूज़ थोड़ा देखते रहा करो। तो अगर किसी ने अवमानना, आगे पढ़ाऊंगा, अवमानना 2 तरीके की होती है, एक सिविल अवमानना होती है, एक क्रिमिनल अवमानना होती है। तो अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी तो वो उसे सजा दे सकता है, अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकता है। तो ऐसे 2 प्रावधान, पहला कि उसके जो निर्णय हैं वो अभिलेख के तौर पर रखे जाएंगे, दूसरा ये होता है कि वो अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकता है। अगर उसकी किसी ने अवमानना की तो वो सजा दे सकता है, और दूसरा ये। तो 2 शब्द याद रखिए बस, अभिलेख के रूप में और उसको सजा दे सकता है, बस यही अभिलेख न्यायालय होता है। और इसका प्रावधान किसमें? आर्टिकल 129 सॉरी। अगला वन 130 देख लो फटाफट। 130 में क्या है? जो बैठकें होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? अरे नई दिल्ली में। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बैठकें होती हैं वो कहाँ होंगी? देखो यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द, मेरे हर पढ़ाने की लाइन में एक प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उस प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर देते जाओ, आपका काम हो जाएगा। कहाँ होंगी? तो सुप्रीम कोर्ट की बैठकें कहाँ होंगी? इस बात का निर्णय कौन लेगा? मान लो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही होंगी, अरे बाहर मन है यार घूमने का, जैसा आप चाह रहे हैं कि चलो ठीक है शिमला भी जाएं, वहाँ बैठक भी कर लें, थोड़ा पर्यटन भी हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैसे ही कह रहे हैं मोदी जी, पर्यटन को बढ़ावा दो सब लोग। वो तो कोविड-19 की वजह से हमारा घूमना ही रुक गया, तो पर्यटन कहाँ से हो? लेकिन फिर भी पर्यटन है भाई हमारे लिए ज़रूरी है। तो मान लो जज साहब सोचें कि ठीक है वहाँ घूमना भी हो जाएगा और बैठक भी वहीं कर लेंगे। 2 जज साहब ऑलरेडी शिमला के ही है, बोलते यही आ जाओ, यही बातचीत कर लेंगे। तो ठीक है, बैठक कहाँ होगी? तो जहाँ CJI
निर्धारित करें, तो क्या सीजेआई अकेले निर्धारित कर लेंगे कि भाई मेरा तो मन कर रहा है कि ना जम्मू कश्मीर की हंसी वादियों में जाके बैठक करूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, उसके लिए क्या होगा, सीजेआई साहब को राष्ट्रपति महोदय से सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति महोदय मेरा मन करता है यार बैठक को उधर कर लूं शिमला में, तो वो कहे चलो ठीक है बैठक को शिमला में कर सकते हो। राष्ट्रपति महोदय इनको अनुमति दे देंगे, अनुमोदन दे देंगे कि भाई ठीक है आप बैठक को दूसरी जगह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद कर सकते, बैठक कहाँ होगी, ये निर्धारित सीजेआई और राष्ट्रपति महोदय दोनों मिलकर करेंगे। सीजेआई महोदय निर्धारित करेंगे बैठक कहाँ होगी, लेकिन राष्ट्रपति महोदय उस पर अनुमोदन देंगे। जब राष्ट्रपति महोदय अनुमोदन देंगे तो बैठक कहीं भी हो सकती है। तो ठीक है, ये 30 का था कि बैठक कहाँ होगी, राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन से। आगे हमको देखना है आर्टिकल 131। जिस आर्टिकल के लिए इतना मारा मारी रहती है, सबसे ज़्यादा मैसेज बच्चे हमें इसी आर्टिकल को पूछने के लिए करते हैं, सर 131 में क्या होगा, ये मूल अधिकारिता क्या होती है। तो ठीक है भाई, इसको डिटेल से समझ लेते हैं, 4-5 मिनट लगेंगे मूल अधिकारिता को समझने में। मूल अधिकारिता क्या होती है, चर्चा का विषय रहा है हमेशा। तो आर्टिकल 131 इसमें है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता। क्या होता है भाई ये सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, इसको बंद करो एक डब्बे में। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता क्या होती है भाई, इसके कई सारे प्रावधान है, सुनो। वह मामला या वह केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के क्षेत्र में आएगा। मतलब ऐसा कोई मामला जो सीधे कहाँ शुरू हो, सुप्रीम कोर्ट में। कैसे, सीधे, और कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब ना तो सत्र न्यायालय में, ना दीवानी न्यायालय में, ना फौजदारी न्यायालय में, ना जिला न्यायालय में, इनमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे आपके मूल अधिकारों का कोई हनन कर ले तो कहाँ जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो उसकी मूल अधिकारिता। बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। तो ये 31 के तहत क्या मामला भाई, मूल अधिकारिता मामला सीधे कहाँ शुरू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, और उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकते हैं, बाकी इसके क्या क्या प्रावधान और हैं अपवाद स्वरूप वो मैं बताऊं। तो एक लाइन याद रखो, वह मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो सकते हैं या जिनमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, मूल अधिकारिता कहते हैं। अब ठीक है, इसमें कौन कौन से मामले आएंगे। मान लो अभी ना दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, यहाँ मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये दो लड़ गए, ठीक है। इसने इसकी खोपड़ी फोड़ दी, इसने इसकी टांग तोड़ दी, तो ये फौजदारी का मामला हो गया। अब किस में चलेगा, ये सत्र न्यायालय, जो जिला में 2 न्यायालय होते हैं तो सत्र न्यायालय में चलेगा। मान लो इसकी जगह पे अभी ये 2 व्यक्ति ना होके ये पति हैं, ये पत्नी है। अभी ये पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, मतलब कुछ भी विवाह मामले, संबंध विच्छेद, मतलब तलाक वलाक को कोई मुद्दा हो गया, तो इसे सिविल न्यायालय में जाना होता है, तो इन्हें सिविल मामले कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए अपने मुद्दे पे। ऐसे ही मान लो एक तरफ है केंद्र, केंद्र समझते हो, केंद्र की सरकार, केंद्र जिसको हम बोलते हैं, जिसकी सरकार कहाँ से चलती है, दिल्ली से। एक तरफ है राज्य, ठीक है, ये दोनों भिड़ गए, ठीक है, इन्होंने इसकी बात नहीं मानी, इन्होंने इसकी बात, ये दोनों भिड़ गए, ठीक है। इनकी लड़ाई हो गई किसी बात को लेके या इनमें कोई विवाद हो गया, तो इस विवाद का समाधान कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये विवाद केंद्र राज्य संबंधों में, केंद्र राज्य के बीच की लड़ाई को कौन निपटाता है, सुप्रीम कोर्ट साहब निपटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट मानिए, सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे ठीक है इधर आओ तुम दोनों, अब भाई और कौन निपटा सकता है इन दोनों को, बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ मान लो एक तरफ एक केंद्र है, दूसरी तरफ 2-3 राज्य इकट्ठे होके आ गए, मतलब 2 से अधिक राज्य, 2 से अधिक राज्य ये आगे इकट्ठे हो गए, ये लड़ गए, बोले साहब इन्होंने हमारा ये नहीं किया, इन्होंने हमारा ये नहीं किया, आपस में लड़ाई लड़ ली। तो केंद्र और 2 से अधिक राज्यों के बीच में मुद्दा हो जाएगा, तब भी कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट निपटाएंगे। मान लो इधर भी 2 राज्य, एक राज्य आ गया, एक राज्य मान लो,
इधर आ गया, अभी किस में विवाद चल रहा है, मतलब पानी का विवाद नीचे चलता रहता है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, इनमें कोई विवाद चल गया है, केरल कावेरी नदी को लेके केरल में, पुदुचेरी में, कर्नाटक में, इनमें विवाद चलता रहता। तो ऐसा मतलब पानी वाला विवाद नहीं, लेकिन बाकी कोई विवाद है वो पानी वाला समझाएंगे क्यों नहीं। तो राज्य आ गया, मान लो इधर एक राज्य आ गया, इधर दूसरा राज्य आ गया, इधर है राज्य X और इधर है राज्य Y, ये दोनों लड़ गए आपस में, तो इनका फैसला कौन करेगा, इनका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अब मान लो क्या हुआ, इधर हैं 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, इधर भी 2 या 2 से अधिक राज्य हो गए, तो ये मतलब समूह बना के लड़ाई लड़ने लगे, गैंगवार करने पर कतई राजी हैं। 2 या 2 से अधिक राज्य इधर भी आ गए, तो अब इनका भी मामला कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई लड़ाई होती है तो इन सबको मूल अधिकारिता के तौर कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, याद भी रखना चाहिए आपको कि केंद्र शासित प्रदेश और अगर केंद्र के बीच में ही लड़ाई हो जाए, मान लो जैसे एक एग्जाम्पल लोग और दिल्ली है, दिल्ली वालों की दिल्ली वालों से नहीं बनती है, कैसे, जैसे उधर केजरीवाल सरकार है, उधर केंद्र सरकार है, इन दोनों के बीच में अगर कोई मतभेद पैदा हो जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यूटी के मतलब यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो मान लो इधर आ गया केंद्र और इधर आ गया केंद्र शासित प्रदेश, इनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो वो मूल अधिकारिता में नहीं आता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं तो क्या इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हो, सीधे नहीं जाएगा ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 136 के तहत किसी को भी अपील सुन सकते हैं, लेकिन नहीं, ये मूल अधिकारिता में नहीं आता है, ध्यान रखिए। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच का विवाद मूल अधिकारिता में नहीं आता है, लेकिन हाँ इस मुद्दे को सुन सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारिता में नहीं आ सकता। अब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि क्या होना चाहिए नहीं होना, उसकी अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, और होती भी है। अब दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच का जो कभी कभी विवाद हो जाता है, जो कोई भी विवाद हो, जैसे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का विवाद हो जाता है या अन्य कहीं भी विवाद हो, तो उसको आप ले तो जा सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, निर्णय भी देगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो मूल अधिकारिता में नहीं आता, ये बात ध्यान रखिए। बाकी इसके अपवाद क्या क्या होते हैं कि मूल अधिकारिता में क्या शामिल हो सकता है, क्या शामिल नहीं हो सकता है, या कौन निर्णय नहीं ले। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो विवाद है, ठीक है, वो राज्यों और केंद्र के बीच में है। तो इसके जो अपवाद होते हैं, अपवाद हेडिंग डाल दो। अपवाद क्या होते हैं, पहला अपवाद है कि भाई कोई व्यक्ति इसमें मामला नहीं ले जा सकता। मान लो मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे मूल अधिकारिता के तहत सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं, कोई व्यक्ति जैसे मैं इसमें मामला दर्ज नहीं करवा सकता। मतलब मूल अधिकारिता के तहत कोई व्यक्ति मामला लेके नहीं जा सकता, राज्य जाएगा या फिर केंद्र जाएगा। अगला, संविधान से पहले हुए समझौते। मान लो संविधान लागू होने से पहले संविधान से पहले के समझौते, ऐसे कोई समझौते जो संविधान से पहले के हुए हों, उनको लेके अगर कोई विवाद हो तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारिता के तहत नहीं जाएगा। अरे बहुत से ऐसे मामले होंगे, संविधान से पहले किसी राज्य से केंद्र ने कोई वादा किया था कि ये वाला वादा, मतलब अंग्रेजों ने वादा किया होगा संविधान लागू पहले से राज्य से, राज्य ने कहा, राज्य बोले कि नहीं तो हमको तो अंग्रेज ये दे के गए थे, तो अभी उन पर विचार नहीं किया जाएगा। नहीं तो वो अंग्रेज दे के गए थे तो भाई अंग्रेज से मांग, हमसे काहे मांगते हो, चलो छोड़ो। दूसरा, इसमें एक बात है, संसद अगर कोई अधिकरण बनाए, मान लो संसद ने कोई अधिकरण बना दिया, संसद ने कोई अधिकरण बनाया। अधिकरण क्या होता है पहले यही समझ लो, अधिकरण बनाया। मान लो संसद ने कोई अधिकरण न्यायालय से अलग न्याय देने की एक संस्था होती है, वो न्यायालय नहीं होता है लेकिन न्याय देता है।
तो कई मामलों पर अधिकार जो अनुच्छेद 323A और 323B, शायद मैं सही ध्यान कर पाऊँ, तो वहाँ पे अधिकार की गठन किया जाता है। अधिकार एक संस्थाएं होती हैं जिनमें कुछ लोग बैठ के न्याय करते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि न्यायाधीश हों, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं न्याय करने के लिए। तो ये अधिकार बनाए और संसद लिख दे कि इस अधिकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, तो ये भी अपवाद होता है। तो ऐसा कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। बाकी जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है आपको पता होती है 280, आर्टिकल 280 के तहत क्या होता है, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट है या वित्त आयोग से संबंधित कोई मामला है तो इसमें नहीं ले जा सकते, ये अपवाद है। तो मतलब वित्त आयोग से संबंधित कोई मामला नहीं जाएगा, और बाकी कोई छोटे वाणिज्यिक विवाद हो जाए वो भी नहीं जा सकते। तो इनको अपवाद को भी ध्यान रखिए, यहाँ पर आता है। अब बस वन लाइनर हैं, थोड़ा उसको देख लीजिए, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल क्रम से रहें, इस वजह से आपको बता दे रहे हैं। हाँ, डिटेल से क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, जैसे जो मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा, अगर कोई दरोगा की परीक्षा दे रहा है तो उसमें संविधान अलग से मेंशन किया गया है, या कोई फिर IAS PCS की परीक्षा दे रहा है तो उसमें अलग से मेंशन, मतलब उसमें ज़्यादा डिटेल से पूछ लेते हैं तो वहाँ पे पूछ लेगा। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, वनडे में केवल आप आर्टिकल भी जान लोगे तो काम चल जाएगा। तो ये मूल अधिकारिता ख़त्म हो गई, मतलब ख़त्म क्या हो गई, हमने ख़त्म कर ली, पढ़ ली। अभी तो है मूल अधिकारिता, राज्य लड़ेंगे, केंद्र लड़ेगा, तो मूल अधिकारिता के तहत न्याय। अच्छा, जजों को हटाने की प्रक्रिया अभी भी लिखा हुआ है होता है। जब व्यक्ति पहली बार कोई नया काम शुरू करता है तो उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं और वो पूरी फार्म में नहीं आ पाता है, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। तभी हम देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है। मूल क्षेत्राधिकार देख ही लिया हमने। अपीलें कहाँ कहाँ की जा सकती हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक तो हमने मूल क्षेत्राधिकार देख लिया, अब हम अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब कैसी कैसी अपीलें यहाँ की जा सकती हैं। कैसी कैसी अपीलें की जा सकती हैं। तो आर्टिकल 132, 133, 134, 136, 135 कहाँ खा गए, ज़रूरत ही नहीं हमको पढ़ने की, जरूरी थोड़ी सब पढ़ते ही घूमें। तो 132, 133 कुछ लोगों की बड़ा जिज्ञासा होती है कि जो छोड़ देते हो वही बताओ। जब पेपर में नहीं आने का मतलब नहीं है तो काहे उसके पीछे पड़े भाई, वो पढ़ो जो पेपर में आता है। तो 132 के तहत क्या है, यहाँ पे एक शब्द है संवैधानिक अपीलें, मतलब संविधान से संबंधित कोई क्वेश्चन था अपीलें, तो उनको देखेगा सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक अपील है। तो 132 के तहत संवैधानिक अपील क्या हो सकती है, संविधान के ही किसी मुद्दे पे अगर बात चल, जैसे आपने बहुत सारे बात सुने कि केशवानंद भारतीवाद है, मिनर्वा मिल्स का बात था, आगे चल के वो गोलकनाथ पीछे, मतलब पीछे ही था गोलकनाथ, ये सारे बाद आए थे। इसमें कौन सी अपीलें सुनी जाती, संवैधानिक अपीलें, मतलब हाई कोर्ट में मामला गया, फिर वो दूसरे कोर्ट में पहुंच गया, मतलब एक हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, दूसरे हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, दोनों हाई कोर्ट अलग अलग निर्णय दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे एक केस आया, जैसे मास्क लगाना और जो गाड़ी के अंदर बैठना, तो गाड़ी क्या होती है, प्राइवेट गाड़ी है, उसके अंदर बैठोगे, लेकिन जैसे ही वो प्राइवेट गाड़ी रोड पे पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है, सरकारी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक में पहुंच जाती है, तो उसमें मास्क लगाना अंदर भी मतलब ज़रूरी होता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मास्क लगाना ज़रूरी है, एक ने नहीं, तो अब व्यक्ति वहाँ पे कन्फ्यूज है कि क्या करे। ऐसे ही जैसे सबरीमाला मंदिर का विवाद है, तो हाई कोर्ट कुछ निर्णय दे रहा, सुप्रीम कोर्ट तो उसकी अपील होगी। तो जैसे सबरीमाला के मंदिर में भी जो अपील थी, वो अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी, यहाँ संवैधानिक अपीलें। मान लो किसी की सिविल अपराध है, सिविल मामलों से संबंधित जो अपीलें होंगी वो आर्टिकल 133 के तहत यहाँ होंगी। सिविल मामला जिसमें जुर्माना पड़ता है, दंड नहीं दिया जाता। 34 आपराधिक मामलों से संबंधित अपीलें, जैसे आपराधिक मामला है तो उसकी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाए तो आपराधिक मामलों की अपील अनुच्छेद 134 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। 136 को हम अलग से पढ़ेंगे, तो इसमें विशेष अनुमति ये इम्पोर्टेंट है।
विशेष अनुमति की अपीलें। ये कैसी अपीलें होती हैं, इनको आगे देखते हैं। ये विशेष अनुमति की अपीलें कैसी होती हैं, तो इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो देख लीजिए 132 में संवैधानिक अपीलें, 133 में सिविल अपीलें, 134 में आपराधिक मामला और 136 में विशेष अनुमति की अपीलें। चलो 136 डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 136, अगर कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, ये क्या होती हैं, देखो इनके लिए जो आर्टिकल है संविधान में है वो 248। आपने 3 अनुसूचियां पढ़ी होंगी। एक केंद्र सूची, कौन कौन सी, केंद्र सूची या जिसे संघ सूची कहते हैं, केंद्र सूची। दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इनमें मामले दिए हुए हैं भाई, केंद्र किस पे कानून बनाएगा, केंद्र सूची पर। राज्य किस पे कानून बनाएगा, राज्य सूची पर। समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा, दोनों कानून बनाएंगे। स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट, सेंट्रल स्टेट दोनों कानून। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ। और वो किस आर्टिकल के तहत दी हैं, आर्टिकल 248। याद रखना, सीधे सीधे पूछता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत दी हैं, अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं, इसका निर्धारण कौन करेगा। फिर यहाँ पे भाई किस आर्टिकल में है, तो किसका आंसर मिल गया, यहाँ किस आर्टिकल में है, आपको आंसर मिल गया 248। कौन निर्धारित करेगा कि ये अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो इनका निर्धारण कौन करेगा कि ये शक्ति अवशिष्ट शक्ति है, तो ये करेगा न्यायालय। कौन निर्धारित करेगा, न्यायालय। तो न्यायालय निर्धारित करेगा। अब न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सब न्यायालय कहेगा कि ये शक्ति कैसी है, अवशिष्ट शक्ति है। तो अवशिष्ट शक्तियों पर जब निर्धारित कौन करेगा, न्यायालय। और कानून कौन बनाएगा, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा, संसद, सिर्फ और सिर्फ संसद। तो पहले अवशिष्ट शक्तियों के बारे में जान लो, किस अनुच्छेद में दी है, अनुच्छेद 248 में। इनको निर्धारित कौन करेगा कि ये शक्ति अवशिष्ट शक्ति है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, न्यायालय। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों पे कानून कौन बनाएगा, इन पे तो चलो कानून बनाने की व्यवस्था आपको पता है, लेकिन इस पे कानून कौन बनाएगा, संसद। तो अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित कोई मामला है या फिर कोई ऐसा मामला है किसी भी तरीके का जो किसी में भी नहीं आता, किसी भी जो पुराने आर्टिकल पढ़ा है उनमें नहीं आता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 136 के तहत अपने पास बुला सकता है। बस इसमें एक है अपवाद है, बोध है। तो अवशिष्ट शक्तियों, तो इसकी क्या कहते हैं, मतलब किसी भी कोर्ट में मामला चल रहा हो, मतलब किसी भी कोर्ट में मामला किसी भी कोर्ट में चल रहा हो और किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो अभी दायर हुआ हो या आधा सुनवाई हो चुकी है, आधी बची है या निर्णय ले लिया हो, किसी भी स्थिति में हो मामला, उसके बावजूद भी, किसी भी स्थिति में हो, उसके बावजूद भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है कि भाई इधर लाओ, मैं सुनवाई करता हूँ, इस पर आप सुनवाई नहीं कर पाओ। तो ये काफ़ी अलग टाइप की शक्ति है, तो इसीलिए इसको विशेष अपील की अनुमति वाली शक्ति कहते हैं। तो इसमें चाहे किसी भी कोर्ट में मामला चल रहा हो, किसी भी स्थिति में हो, ठीक है, और किसी भी स्टेज पे हो, तो इसको, और किसी भी प्रकार का मामला हो, ये भी एक होता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो आपराधिक हो, किसी भी प्रकार का। तो चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो, किसी भी स्टेज में हो और किसी भी कोर्ट में चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट उसे बुला के और उस पर सुनवाई कर सकता है। तो इसे विशेष अपील अधिकार की अपील है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवाद है कि सशस्त्र बलों से संबंधित। चलो इसको अपवाद को अलग से ही देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं अपवाद। अपवाद क्या है इसका,
सशस्त्र बल, सशस्त्र बल समझते हो, जो हमारी सेनाएं होती हैं उनके संबंधित कोई विधि का अगर है, जैसे कोर्ट मार्शल, इसको आप लोग समझते हो फिल्में देख देख के कि माथे पर वो सरिया लगा के ऐसे निशान लगा देते हैं, वो कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल वो नहीं होता। कोर्ट मार्शल जैसे हमारा कोर्ट है वैसे ही उनका कोर्ट है, तो जो सेना का कोर्ट होता है उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। लेकिन सब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो प्रक्रिया होती है वो फिल्मों में दिखाई जाती है कि कोई सैनिक भाई खड़ा है, उस पर वो निशान लगाएंगे, दिमाग मोहर माथे पे लगाएंगे, वो प्रक्रिया नहीं होती। कोर्ट मार्शल एक कोर्ट होता है। तो अगर कोई सेना के सशस्त्र न्यायालय का कोई भी अगर न्यायालय निर्णय देता है तो उस निर्णय को या उस न्यायालय के निर्णय को 136 के तहत नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बहुत तरीके। मान लो वहाँ कोई सैनिक ये बोल दे कि नहीं मेरे तो मूल अधिकार प्रभावित हुए हैं, तो फिर वो जा सकता है। लेकिन वो आर्टिकल 32 के तहत क्या रेट जारी करने का अधिकार है, वहाँ से जाता है। चलो ठीक है, ये हो गया। अभी हमको पढ़ना है 143। इस पर भी बड़ा चर्चा रहती है 143 की, कि इसमें क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति है। तो हमने पहले कौन सी पढ़ी थी, मूल अधिकारिता शक्ति। अभी फिर हमने पढ़ी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब हम पढ़ेंगे कि भाई सलाहकारी शक्ति क्या होती है या सलाह किससे ली जा सकती है। तो आर्टिकल 143 क्या होता है। तो इसमें कौन सी शक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति। सलाहकारी शक्ति तो किसको सलाह दे सकते हैं, कौन सलाह ले सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि भाई यदि सलाह मांगने का अधिकार किसे और सलाह देने का अधिकार किसे। तो देखिए, एक होता है सलाह मांगने वाला, ये मान लो सलाह है। एक व्यक्ति होगा इसको मांगने वाला, ठीक है, कि कौन सलाह मांग रहा है। एक व्यक्ति होता है सलाह देने वाला। तुमको नहीं लगता हर गली में 3 लोग खड़े रहते हैं सलाह देने के लिए। कुछ भी काम शुरू करो, लोग सलाह देने आ ही जाते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पता भले कुछ ना हो। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बड़ा वरिष्ठ 2 लोग जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्रकार के या सबसे ज़्यादा वरिष्ठ लोग होते हैं। एक प्रथम नागरिक, मतलब सलाह मांगने का काम है राष्ट्रपति महोदय। कौन, राष्ट्रपति महोदय। यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय सलाह मांगेंगे, किससे मांगेंगे, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। तो सलाह देने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और सलाह मांगने वाला कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगेंगे, सलाह। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट भाई ये जो रहा है सब मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है, इस पर सोच के बताओ हमको क्या करना चाहिए, आपको सलाह दो। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय अपने सुनवाई करेंगे। 4 लोगों से सलाह मशवरा अपने जज साहब से किया और 4 लोगों ने मिलके सलाह दे दी। इन्होंने सलाह मांगी, राष्ट्रपति महोदय ने, इन्होंने सलाह दी। तो क्या है, क्या राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट को ये सलाह देना राष्ट्रपति महोदय को जरूरी है या नहीं। तो भाई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति महोदय, दोनों समझदार लोग हैं। मान लो अगर किसी मुद्दे पे कोई एक्सपर्ट नहीं है या मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं उस पर सलाह क्यों दूँ, नहीं दूंगा। तो ऐसे ही राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट महोदय को अगर लगता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये मुद्दा हमारे समझ से बाहर है तो हम इस पर सलाह नहीं देते हैं, तो नहीं दें, मान लो तो ठीक है। तो पहली बात, सलाह देना अनिवार्य नहीं है। तो सलाह देना अनिवार्य नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकते हैं। अब ये नाराज़ नहीं होंगे, मतलब इधर इलू इलू वाला मामला नहीं है कि भाई नाराज़ हो गए, कुछ भी पूछा और वो बात नहीं बनी तो भाई नाराज़ हो गए, नहीं। यहाँ सलाह देना अनिवार्य नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट महोदय। अच्छा मान लो सलाह दे ही दी, अब सुप्रीम कोर्ट महोदय ने कहा चलो चलो ठीक है, आता है मुझको, सलाह दे दी। अब सलाह दे दी तो राष्ट्रपति महोदय को क्या जरूरी है कि सलाह मान ही लें। अरे नहीं अच्छी लगी तो नहीं मान, सलाह का ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना सलाह में, सलाह अच्छी लगेगी तब मानेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं मानेंगे। अब राष्ट्रपति महोदय ने कह दिया कि भाई ठीक है, अच्छी नहीं लगी हम सलाह नहीं माने, मान भी सकते हैं और नहीं
मतलब यस भी और नो भी दोनों हो सकता है, सलाह मान भी सकते नहीं। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब रूठ गए कि नहीं मेरी बात क्यों नहीं मानी, ना मानो ना, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो वो इधर नहीं चलता। तो ये सलाह मांगेंगे, इनको सलाह देना अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात, ये सलाह अगर दे दी है तो मानना अनिवार्य नहीं है, मान भी सकते नहीं भी मान सकते। और हाँ, सलाह राजनीतिक मुद्दों पे नहीं मांगेंगे, ठीक है, जो संवैधानिक मुद्दे हैं उन पे सलाह मांगेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर सलाह नहीं मांगेंगे। राजनीतिक मुद्दा कि इस साल सुप्रीम कोर्ट बताओ कि भाई किस राज्य में किसकी सरकार कैसे बनेगी, तो इस बात में सलाह ना तो मांगी जाएगी और ना ही दी जाएगी। तो पहला अपवाद है कि राजनीतिक मुद्दों पर सलाह नहीं मांग सकते, बाकी ना तो सलाह देना अनिवार्य है और ना तो सलाह मानना अनिवार्य है। किसके लिए? राष्ट्रपति महोदय के लिए। अब मान लो सलाह दी, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी राष्ट्रपति महोदय को, ये डायग्राम से समझ लो। अब राष्ट्रपति महोदय को सलाह दी तो राष्ट्रपति महोदय या तो माने या ना माने, लेकिन जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट महोदय ने जो अच्छा निर्णय दिया है, अच्छी सलाह दी है, तो ये सलाह इनसे नीचे के जो न्यायालय हैं, जैसे हाई कोर्ट हैं या जो जिला न्यायालय हैं, इनको सलाह का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये लोग भले ना माने, राष्ट्रपति भले ना माने, सरकार भले ना माने, लेकिन इनको हाई कोर्ट को, जिला सत्र न्यायालय, जो भी न्यायालय, इनको राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह का सम्मान करना चाहिए कि भाई इतना हल्के थोड़ी है, जो सलाह दी है तो थोड़ी सोच समझ के दी, तो उसको सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, आज इतना ही रखें, 143 तक निपटा लिए, बाकी छोटे मोटे आर्टिकल हैं तो देख लेंगे कभी, तो देख लीजिए 5 मिनट में अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहले रिवीजन कर लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने हाई कोर्ट के गठन की बात की, जो आर्टिकल 124 में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट का गठन कैसे होगा। तो पहला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कितने जजों का प्रावधान था? तो 8 जजों का प्रावधान था, 1 CJI होते थे और 7 अन्य जज होते थे। फिर बाद में कितने हो गए? 33 अन्य जज और 1 CJI, मतलब सब 34 हो गए। उसके बाद हमने प्रावधान पढ़े कि भाई किसको किस योग्यता होनी चाहिए। तो 5 साल हाई कोर्ट में काम करना, मतलब जज साहब अपना काम कर सकते हैं, ऐसे जज जो 5 साल तक वहाँ काम किए हों, या वकील जो 10 साल तक प्रैक्टिस की हो, अलग अलग में भी हो सकते हैं। तो न्यूनतम आयु के बारे में बात की, जो न्यूनतम आयु क्या हो सकती है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित है। उसके बाद फिर हमने आर्टिकल पे बात की, जैसे रिमूवल पे बात की। तो रिमूवल दोनों सदनों में शुरू हो सकता है, कितने कितने होते हैं टेक्निकल, वो वीडियो में आप देख लो। दोनों सदनों में शुरू हो सकता है और सदनों में उन्हें सुप्रीम जो जज साहब होंगे उनको अपना जो पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा। और ये हो गया, तो रिमूवल पढ़ लिया आज हमने। उसके बाद हमने जो कुछ आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 129 में 126, 127, 128। तो 126 में कार्यकारी न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होंगे उनका प्रावधान है, 127 में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है, 128 में रिटायर्ड जज का प्रावधान है। इनके जो टेक्निकल शब्द हैं उनको आप वीडियो में समझिए। उसके बाद हमने पढ़ा 129 अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय की 2 चीज़ें याद रखिए। पहली की अभिलेख न्यायालय वो होता है जिसके अभिलेख सही से रखे जाते हैं, जिसके निर्णय उसके नीचे के न्यायालयों पर मान्य होते हैं। दूसरा होता है कि वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। 130 में हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की बैठकें कहाँ हो सकती हैं, तो वो CJI और राष्ट्रपति महोदय मिलकर डिसाइड करेंगे, तो दिल्ली के बाहर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा 131 में हमने बात की थी मूल अधिकारिता में, केंद्र राज्य की लड़ाई हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों की लड़ाई हो, केंद्र या 2 से अधिक राज्य हो, लेकिन हाँ इन राज्यों की लड़ाई को या इनके विवादों को निपटाने के लिए मूल अधिकारिता जो है सुप्रीम कोर्ट की वो हो सकती है। और दूसरी बात इसमें ये थी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है और केंद्र होता है उसके बीच के झगड़ों को मूल अधिकारिता के तहत नहीं लाया जाता है। तो ये हो गया बस, बाकी उसके हमने अब बात बताए थे, उनको ध्यान रखिए, मतलब व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता है। और उसके बाद जो वित्त आयोग होता है 280 के तहत, उसकी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की जा सकती है, और संविधान के लागू होने से पहले के निर्णय उन पर बात नहीं की जा सकती है। तो अनुच्छेद 132 में क्या है? संवैधानिक अपीलें। 133 में क्या है?
सिविल अपीलें, 134 में क्या है आपराधिक अपीलें, और 136 में क्या है विशेष अपीलें। तो इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद अनुच्छेद 136 को डिटेल से पढ़ा हमने कि जो 136 में क्या है विशेष अपीलें कहाँ हो सकती हैं, मतलब किसी भी स्टेज में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी मतलब मामला चल रहा हो या विशिष्ट शक्तियों से मामला हो तो इस पर विशेष अपीलें हो सकती हैं, बस सशस्त्र न्यायालय का मुद्दा इसमें नहीं आ सकता। तो ये हो गया। और उसके बाद हमने अनुच्छेद 143 देखा जिसमें सलाहकारी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, तो राष्ट्रपति महोदय सलाह मांग भी सकते हैं और सलाह देने के लिए अनिवार्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सलाह दे भी सकते हैं, वो नहीं भी मान सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन इसमें कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है। बस देखते रहिए और आगे फिर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।